हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया चैनल पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में सोशियोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे और उसमें का कुछ क्वेश्चन अभी बाकी था जो हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस दोनों वीडियो में ही आपका पूरा सोशियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। जो सोशियोलॉजी 104 का पेपर होगा आपका 1 तारीख को, आपका यह 2 वीडियो देख लेंगे तो आप लोग आसानी से उस क्वेश्चन पेपर को हल कर पाएंगे। तो आप हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? इमाइल दुर्खीम ने। किसने किया था? इमाइल दुर्खीम ने किया था। ठीक है। और अगला हमारा क्वेश्चन है, एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्यतः एक समान सामाजिक परिस्थिति होती है। यह किस समाजशास्त्री का कथन है? तो दोस्तों यह किस समाजशास्त्री का कथन है? ऑकबर्न एवं निमकाफ का। ऑकबर्न एवं निमकाफ का यह कथन है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, समाज स्वयं अपने को वर्गों में विभाजित कर लेता है। यह विभाजन धनी और निर्धन, शोषक और शोषित तथा शासक और शासित वर्गों में होता है। यह कथन किसका है? तो किसका है दोस्तों? यह कथन कार्ल मार्क्स का है। किसका है दोस्तों? कार्ल मार्क्स का यह कथन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक वर्ग का निर्धारण करने के लिए समाजशास्त्रियों द्वारा सामान्य रूप से प्रयुक्त आधार है। सामाजिक वर्ग का निर्धारण करने के लिए समाजशास्त्रियों द्वारा सामान्य रूप से प्रयुक्त है तो वह क्या है दोस्तों? आय, व्यवसाय और शैक्षणिक स्तर। आय और व्यवसाय और शैक्षणिक स्तर जो होता है वही हमारा क्या है? आधार है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्ग का उदाहरण है। तो आपको बताना, यह क्वेश्चन हम लोग पीछे भी देखे थे कि वर्ग किसका उदाहरण होता है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो तरलता का। किसका उदाहरण है? तरलता का उदाहरण है वर्ग। अगला हमारा क्वेश्चन है, जाति और वर्ग दोनों हैं। जाति और वर्ग दोनों क्या हैं? वास्तविक और अनुभाविक भी होते हैं और अंतःक्रियात्मक और सोपानुगत होते हैं और परस्पर प्रविष्टि होते हैं। ये सभी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने वर्ग को परिभाषा सामाजिक आधार पर किया है। तो निम्न में से किस समाजशास्त्री ने वर्ग की परिभाषा सामाजिक आधार पर किया है? तो ऑकबर्न एवं निमकाफ ने। ऑकबर्न एवं निमकाफ ने जो धर्म की परिभाषा दी है, मतलब वर्ग की परिभाषा जो दी है वह सामाजिक के आधार पर दिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जीविका उपार्जन के विभिन्न साधनों के कारण मनुष्य पृथक पृथक वर्गों में विभाजित हो जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? सी राइट्स मिल का है। सी राइट्स मिल का है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वर्ग का आधार नहीं है? आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वर्ग का आधार नहीं है। तो जो जन्म होता है वह सामाजिक वर्ग का आधार नहीं होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा है जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे एक जाति कहते हैं। जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है, जब एक वर्ग जो होता है वह पूरी तरीके से वंशानुक्रम पर आधारित हो जाता है तब हम उसे एक जाति कहते हैं। क्या कहते हैं? कूले। किसने कहा था यह? तो कूले जी ने कहा था। किसने कहा था? कूले जी ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, जाति और वर्ग दोनों ही हैं। तो आपको बताना है दोस्तों, जाति और वर्ग दोनों ही क्या है? प्रस्थित समूह है। क्या है दोस्तों? प्रस्थित समूह है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया है। तो किसने अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू शब्द में संबोधित किया है? तो जी.एस. घुरिया ने। दोस्तों जी.एस. घुरिया जो है वह अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ग की अपनी परिभाषा में किसने जीवन अवसरों की अवधारणा को सम्मिलित किया है। वर्ग की अपनी परिभाषा में किसने जीवन अवसरों को अवधारणा को सम्मिलित किया था? तो बेबर ने। किसने दोस्तों? बेबर ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई। निम्नलिखित में से किसमें सर्वप्रथम वर्ग संरचना हुई? तो दोस्तों आदि समाज में हुई थी। निम्नलिखित में से किसमें सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई थी? तो आदिम समाज में। किसमें हुई थी दोस्तों? आदिम समाज में। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रदत्त से अर्जित परिस्थित प्रतिमान की ओर संक्रमण परिवर्तन की किस प्रक्रिया की विशेषता है। आपको बताना है दोस्तों, प्रदत्त से अर्जित परिस्थिति प्रतिमान की ओर संक्रमण परिवर्तन की किस प्रक्रिया की विशेषता है? तो जाति और वर्ग की विशेषता है। ठीक है दोस्तों, जाति और वर्ग की विशेषता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किसने विवाह को स्त्रियों और पुरुषों को पारिवारिक जीवन के प्रवेश कराने वाला संस्था कहा। मतलब ये आपको बताना है कि किसने कहा था कि जो विवाह को स्त्रियों और पुरुषों के पारिवारिक जीवन को प्रवेश कराने वाली संस्था कहलाती है। तो बोगार्डस ने कहा कि जो स्त्रियों और पुरुषों का विवाह होता है वह पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाला संस्था होता है। अर्थात यही एक ये होता है जो सुविधा होता है, जैसे कि दो परिवारों को जानने का, पहचानने का, अर्थात परिवारों के जीवन को प्रवेश कराने का, यही इसको हम संस्था कहते हैं। तो यह किसने कहा था? बोगार्ड्स ने कहा था।
ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब कोई पुरुष अपने या अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं। तो आपको बताना है दोस्तों, जब कोई पुरुष अपने या अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? अनमोल विवाह। किसे कहते हैं? अनमोल विवाह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आज का क्वेश्चन है, विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है। तो विवाह स्त्री पुरुषों का ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो दोस्तों आपको बताना है कि विवाह स्त्री पुरुषों का एक ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो आपको बताना है कि यह किस विद्वान ने दिया था? लूसी मेयर ने। लूसी मेयर ने दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब कोई पुरुष अपने या अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं। तो जब कोई पुरुष अपने या अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह। क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह। अगला हमारा क्वेश्चन है, विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिसमें स्त्री का जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। यह परिभाषा किस विद्वान ने दिया था? तो किस विद्वान ने दिया था दोस्तों? लूसी मेयर ने। लूसी मेयर ने यह परिभाषा दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब किसी स्त्री या पुरुष का विवाह अपने ही समूह में कराना अनिवार्य होता है तब उसे कहते हैं। तब उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? अंतर्विवाह। अंतर्विवाह। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब उच्च जाति या वंश की लड़की का विवाह निम्न जाति के लड़के के साथ हो जाती है तो वह विवाह कहलाता है। यह किसने कहा था? प्रतिलोम विवाह। वह विवाह क्या कहलाता है? अर्थात कि अगर कोई उच्च घर की लड़की है, उच्च कुल वंश की लड़की है, अगर उसका विवाह कोई निम्न स्तरीय लड़के से हो जाती है तो वह विवाह क्या कहलाता है? प्रतिलोम विवाह। क्या कहलाता है? प्रतिलोम विवाह। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व में विवाह का कौन सा रूप सर्वाधिक प्रचलित है? तो आपको बताना है दोस्तों, विश्व में विवाह का कौन सा स्वरूप सर्वाधिक प्रचलित है? एक विवाह। एक विवाह जो है वह सर्वाधिक प्रचलित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विवाह का महत्वपूर्ण उद्देश्य है? इनमें से कौन सा विवाह का महत्वपूर्ण उद्देश्य है? यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतान की उत्पत्ति, गृहस्थी की स्थापना, ये सभी। तो ये सभी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो आपको बताना है कि फैमिली शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो किस शब्द से हुई है? तो फेमुस शब्द से हुई है। जो फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फेमुस शब्द से हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बच्चों सहित या रहित एक पति पत्नी के या बच्चों वाले किसी अकेले पुरुष या अकेली स्त्री के लगभग अस्थायी संघ को परिवार कहते हैं। परिवार की यह परिभाषा किसने दी है? अर्थात आपको बता रहा है कि बच्चों सहित या रहित एक पति पत्नी के या बच्चों वाले किसी अकेले पुरुष या अकेली स्त्री के लगभग अस्थायी संघ को परिवार कहते हैं। परिवार की यह परिभाषा किसने दी है? तो आगबर्न और निमकाफ। आगबर्न एवं निमकाफ। आगबर्न और निमकाफ ने यह परिभाषा दी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, परिवार की प्रमुख विशेषता है। तो परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? तो परिवार की प्रमुख विशेषता सार्वभौमिकता, सीमित आकार, विवाह संबंध। ठीक है, तो ये हमारे सारे उसकी विशेषताएं हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। ये सभी हमारे सही हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिंदू परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या है? हिंदू परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या है? तो परंपरागत स्वरूप संयुक्त परिवार है। क्या है दोस्तों? संयुक्त परिवार। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जौनसार बाबर की खस जनजातियों में किस प्रकार की परिवार पाए जाते हैं? तो किस प्रकार की परिवार पाए जाते हैं? बहुपत्नी विवाह परिवार। बहुपत्नी विवाह परिवार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, जब विवाह के बाद अपनी पत्नी के माता पिता के निवास में रहने लगती है तब उस परिवार को कहा जाता है मातृ स्थानीय परिवार। क्या कहलाता है? मातृ स्थानीय परिवार। अर्थात कह रहा है जब विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के माता पिता के निवास में रहने लगता है तब उसे परिवार कहा जाता है मातृ स्थानीय परिवार। अर्थात हम अपनी भाषा में कहें तो घर जमाई, जैसे हम लोग अपने भाषा में कहते हैं दोस्तों घर जमाई, तो अपने मतलब निवासा पे रहने लगते हैं, वही उसी को हम लोग कहते हैं मातृ स्थानीय परिवार। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा है? तो संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा है दोस्तों? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम में हिंदू के अंतर्गत आते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम में हिंदू के अंतर्गत क्या आते हैं? उपरोक्त सभी आते हैं, जैसे बौद्ध, ठीक है दोस्तों, सिख, जैन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हमारे इस संस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, हिंदी ऑफ ह्यूमन मैरिज किसने लिखी है? आपको बताना है हिंदी ऑफ
ह्यूमन मैरिज किसने लिखी है? तो वेस्टरमार्क द्वारा लिखी है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है विवाह क्या है? विवाह क्या है दोस्तों? तो आगे हमने पढ़ा था कि विवाह एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा वो क्या क्या होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसी में पूछ रहा है कि विवाह क्या है? एक संस्था है। क्या है दोस्तों? विवाह एक क्या है? संस्था है। याद रखिएगा दोस्तों, विवाह एक संस्था है। अगला हमारा क्वेश्चन है किसने न्यूक्लियर फैमिली की अवधारणा दिया है? तो आपको बताना है दोस्तों किसने न्यूक्लियर फैमिली की अवधारणा दी है? तो मर्डॉक ने यह अवधारणा दी है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया की पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो ए.के.एम. कपाड़िया द्वारा लिखी है। परिवार है। परिवार क्या है दोस्तों? परिवार एक समिति है। क्या है दोस्तों? समिति है। परिवार एक समिति है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रजनन मूलक परिवार एवं जन्म मूलक परिवार की व्याख्या किसने की है? तो प्रजनन मूलक परिवार और जन्म मूलक परिवार की व्याख्या किसने की है दोस्तों? जीपी मर्डॉक ने व्याख्या की है। अगला हमारा 93 क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि एक विवाह का सच्चा स्वरूप रहा था और रहेगा? तो किसका है दोस्तों? तो मैलिन वस्की का है। मैलिन वस्की का यह कथन है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है जीवन साथी का चुनाव अपनी ही जाति में से करना कहलाता है अंतर्विवाह। क्या कहलाता है दोस्तों? अंतर्विवाह। ये क्वेश्चन हमने पीछे ही पढ़ा था। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों पति पत्नी एवं आश्रित बच्चों से निर्मित परिवार कहलाता है? तो पति पत्नी एवं आश्रित बच्चों से निर्मित परिवार कहलाता है नाभिक परिवार। क्या कहलाता है दोस्तों? नाभिक परिवार। याद रखिएगा दोस्तों नाभिक परिवार। उन्नमुखी का परिवार वह परिवार है। उन्नमुखी का परिवार वह परिवार है एक व्यक्ति स्थापित करता है। क्या है? एक व्यक्ति स्थापित करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है टाल काठ पार्सनस से परिवार को एक ऐसे कारखाने का रूप वर्णित किया जाता है जो संबंधता पैदा करती है। क्या करती है? संबंधता पैदा करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है माँ और बच्चा पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका को कहा जाता है आत्मीय युग्म समूह। क्या कहा जाता है? आत्मीय युग्म समूह। क्योंकि यह जो बंधन होते हैं वो अंतरात्मा से जुड़े होते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा दोस्तों माँ और बच्चे का जो संबंध होता है वो कैसे होता है। पति पत्नी का भी संबंध, प्रेमी प्रेमिका का जो संबंध होता है वो आत्मीय युग्म समूह होता है। ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है हिंदू विवाह की परंपरागत प्रकार हैं। हिंदू विवाह की परंपरागत कितनी प्रकारें हैं? तो 8 प्रकारें हैं। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इरावती कर्वे जी ही लिखी हैं। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त परिवार का आवश्यक कार्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त परिवार का आवश्यक कार्य नहीं है? औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जो है वह निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार का आवश्यक कार्य नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है अगर कोई व्यक्ति एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक और पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो यह व्यवहार क्या कहलाएगा? एक विवाह। क्या कहलाएगा? एक विवाह। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है। तो क्या है दोस्तों? संतानोपत्ति और पालन पोषण। क्या है दोस्तों? संतानोपत्ति और पालन पोषण ही परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है पार्क एवं बर्गेस ने किस वर्ष सामाजिक परिस्थिति की अवधारणा को विकसित किया? तो पार्क एवं बर्गेस ने किस वर्ष सामाजिक परिस्थिति की अवधारणा को विकसित किया? तो सन 1925 में। किसमें? सन 1925 में किया था। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है ग्राम का स्वरूप है। ग्राम का क्या स्वरूप है दोस्तों? मूर्त ग्राम का स्वरूप है। अगला हमारा क्वेश्चन है गांव वह नाम है जो साधारणतः प्राचीन कृषकों की बस्ती को दर्शाता है। गांव वह नाम है जो साधारणतः प्राचीनी कृषकों की बस्ती को दर्शाता है। यह कथन किसका है? तो किसका है दोस्तों? सिम्स का है। सिम्स का यह कथन है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है समाजशास्त्री के अनुसार ग्राम है। समाजशास्त्रियों के अनुसार ग्राम क्या है? समुदाय। आपको बताना होगा दोस्तों कि समाजशास्त्रियों के अनुसार ग्राम क्या है? तो समुदाय है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ग्रामीण समुदाय की विशेषता है? आपको बताना है निम्न में से कौन सी ग्रामीण समुदाय की विशेषता है? तो संयुक्त परिवार। कौन सा है? संयुक्त परिवार ही ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। आपको बताना है तो ग्रामीण समुदाय की विशेषता कौन नहीं है? जनसंख्या की अधिकता। जनसंख्या की अधिकता जो होगी वह ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है नगर एक ऐसा विस्तृत और औपचारिक समुदाय है जिसका निर्धारण एक क्षेत्र के विशेष में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर और उनके संबंधों की प्रकृति के द्वारा होनी चाहिए। यह कथन किसका है? किंगसेल डेविस का है। किसका है दोस्तों? किंगसेल डेविस का है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन नागरीय समुदाय की विशेषता है? निम्न में से नागरीय समुदाय की विशेषता है तो ये सभी होंगे। ये सभी कौन कौन होंगे? द्वितीयक संबंध, जनसंख्या की अधिकता, एकाकी परिवार। तो ये सभी हमारे
ऑप्शन सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने नगरीय समुदाय की कितने विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो कितने विशेषताओं का उल्लेख किया है नगरीय समुदाय की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया रॉबर्ट रेडफील्ड ने? तो पाँच नगरीय समुदायों की विशेषता की है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषता है दोस्तों? तो गतिशीलता का अभाव। कौन है दोस्तों? गतिशीलता का अभाव ही सामाजिक भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पुस्तक इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया के लेखक हैं? तो पुस्तक इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? AR देसाई जी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सोशल इकोलॉजी के लेखक हैं? आपको बताना है दोस्तों कि सोशल इकोलॉजी के लेखक हैं राधा कमल मुखर्जी। कौन है दोस्तों? राधा कमल मुखर्जी जी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस जिले का ग्रामीण समाज उदाहरण है? किस जिले का ग्रामीण समाज का उदाहरण है? तो समुदाय का। किसका उदाहरण है? समुदाय का। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, नगर उदाहरण है? नगर किसका उदाहरण है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नगर न संस्था का उदाहरण है, न समिति का उदाहरण है, न संगठन का उदाहरण है। ठीक है। ये तो जो स्त्री पुरुष का विवाह होता है वह विवाह को हम क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों। ये और समिति का न संगठन का, तीनों में से कोई नहीं है, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति की और संस्था दोनों है? तो निम्नलिखित में से कौन समिति और संस्था दोनों है? तो वो है विश्वविद्यालय समिति और संस्था दोनों ही के रूप में कार्य करती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, जनांकिक जनसंख्या के आकार पर भौगोलिक वितरण, गठन एवं उनमें परिवर्तन और इन परिवर्तनों के भाग जो एक जन्म दर, मृत्यु दर, प्रादेशिक गमन एवं सामाजिक गतिशीलता के रूप में जाने जाते हैं का अध्ययन करती है। यह किसका कथन है? हाउजर एंड डंकन का। किसका है क्वेश्चन? आंसर होगा इसका हाउजर एवं डंकन का यह कथन है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्यात्मक कारक का तात्पर्य जनसंख्या के आकार तथा घनत्व में वृद्धि तथा ह्रास से है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? सोरोकिन का है। सोरोकिन का यह कथन है। जनसंख्या के आकार को प्रभावित करने वाले कारक हैं उपयुक्त सभी। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? जन्म दर, अप्रवास, मृत्यु दर, ये सारे जो तीनों हैं वो जनसंख्या के आकार को प्रभावित करने वाले कारक हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार में होने वाला परिवर्तन व्यक्तियों के चरित्र, नैतिकता, न्यायप्रियता और मनोवृत्तियों के परिवर्तन उत्पन्न करता है। यह कथन किसका है दोस्तों? सोरोकिन का है। सोरोकिन का यह कथन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जनसंख्या की बनावट की तय करते हैं? जनसंख्या की बनावट का तय करते हैं लिंगानुपात, व्यवसाय, वैवाहिक संबंध और व्यवसाय, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनाधिक्य की परिमाण होता है? तो जनाधिक्य की परिमाण होता है उपयुक्त सभी, क्योंकि जनाधिक्य की परिमाण होता है महंगाई, अकाल, बीमारी, तो यह सभी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुषों का अनुपात था? आपको बताना है दोस्तों कि 2011 की जो जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री और पुरुष की अनुपात क्या था? तो 1000 संबंधे 943 था। ठीक है दोस्तों। 1943 था। 1000 संबंधे 943। अगला क्वेश्चन हमारा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में स्थान रखता है? जनसंख्या की दृष्टि में भारत विश्व में चौथे नंबर पे है, मतलब इसका स्थान कितना है? तो वह है दूसरा स्थान पर है भारत। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत है? तो जो साक्षरता का प्रतिशत है हमारी 2011 जनगणना के अनुसार दोस्तों, तो 74.04%। कितना है? 74.04% हमारी साक्षरता है। भारत में परिवार कल्याण का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? आपको बताना है दोस्तों कि भारत में जो परिवार कल्याण कार्यक्रम हुआ है वह कब से शुरू किया गया है? तो सन 1952 से ही शुरू है। ठीक है दोस्तों। सन 1952 से ही। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो आपको बताना है दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार भारतीय महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी? तो 58.64 करोड़। कितनी थी? 58.64 करोड़। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, सीमित परिवार हेतु अपनाई जाने वाली विधि है? सीमित परिवार हेतु अपनाई जाने वाली विधि है, तो वह कौन कौन विधि है कि हमारा परिवार सीमित रहेगा? आप लोगों को पता होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, अर्थात तीनों के द्वारा हम अपने परिवार को सीमित अपना सकते हैं। ठीक है। तो उपरोक्त सभी हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है,
किसने जनसंख्या पर प्रथम प्रथम निबंध द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन लिखा है? तो किसने जनसंख्या पर प्रथम निबंध द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखा है? तो थॉमस माल्थस ने। किसने लिखा है? थॉमस माल्थस ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन मानता है कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है जबकि खाद्यान्न उत्पादन में गणितीय अनुपात में? तो आपको बताना है कि किसने कहा था कि जनसंख्या की वृद्धि जो होती है वो ज्यामितीय अनुपात में होती है जबकि खाद्यान्न उत्पादन गणितीय अनुपात में होती है। तो माल्थास ने कहा था कि जो जनसंख्या की वृद्धि होती है वह ज्यामितीय अनुपात में होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किसने आहार का सिद्धांत दिया था? तो किसने आहार का सिद्धांत दिया था? तो डाल्टन ने दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का जननांकीय कारक है? तो उपयुक्त सभी। कौन है? उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, आहार का सिद्धांत किसने दिया? आहार का सिद्धांत किसने दिया? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने आहार का सिद्धांत दिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, माल्थस के अनुसार बिना किसी नियंत्रण के बढ़ने देने पर जनसंख्या में होने वाली वृद्धि की दर होती है ज्यामिति। कैसी होती है? ज्यामिति होती है दोस्तों। किसने कहा है कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है? तो किसने कहा है दोस्तों? मैकाइवर ने कहा है कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, परिवर्तन का संबंध है। परिवर्तन का संबंध किससे है दोस्तों? तो परिवर्तन का संबंध समय से है, वस्तु से है, भिन्नता से है, तो उपयुक्त सभी से है, अर्थात तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है उपयुक्त सभी, अर्थात सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, सामाजिक परिवर्तन की सार्वभौमिक घटना है, सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक है, तो उपयुक्त सभी हमारे सही हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, धार्मिक परंपराओं की निरंतरता को बनाए रखने का योग दिया है। तो योग किसने दिया है धार्मिक परंपराओं को निरंतर बनाए रखने का? रामायण ने, महाभारत ने, गीता ने, उपयुक्त सभी ने, अर्थात ऊपर के तीनों हमारे जो परंपराओं को निरंतर को बनाए रखते हैं वो तीनों हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि उपयुक्त सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैकाइवर और पेज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है दोस्तों? तो प्रकार्यवादी परिवर्तन। प्रकार्यवादी परिवर्तन जो है वह निम्नलिखित में से एक सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, कौन सा विचार और कारक का युग्म सुमेल नहीं करता है? तो कौन सा विचारक और कारक का युग्म सुमेल नहीं करता है? आर्थिक कारण। कौन सा कारण दोस्तों? आर्थिक कारण स्पेंसर का है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसने कहा है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध केवल सामाजिक के संबंधों के अध्ययन से है, इस दृष्टिकोण से सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? तो किसने कहा था दोस्तों? मैकाइवर और पेज ने। मैकाइवर और पेज ने बताया था। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन से केवल उन परिवर्तनों की समझा जाता है और आता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों को घटित होता है। किसने कहा है? तो के डेविस ने। किसने कहा है दोस्तों? के डेविस ने। के डेविस ने कहा है दोस्तों, के डेविस ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव के अधिकांश सदस्यों का संज्ञान में आए बिना जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो समाज के अधिकांश सदस्यों के संज्ञान में आए बिना, मतलब किसी के पता न चले बिना कोई समाज में सामाजिक परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष परिवर्तन। क्या कहते हैं दोस्तों? अप्रत्यक्ष परिवर्तन कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है? तो आपको बता दें दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सामाजिक परिवर्तन का नहीं है, स्रोत नहीं है? तो परंपरा है जो हमारे सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है कि सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो अस्पृश्यता उन्मूलन ये उसका उदाहरण है सामाजिक का, ठीक है। नारियों की स्थिति में सुधार ये भी है। प्रेम विवाह यही हमारा नहीं होगा। क्या होगा? प्रेम विवाह ये हमारा सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे समाज में परिवर्तन नहीं, भूकंप आ जाते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है बृहत नगरों में, ग्रामीण समाजों में, जनजातीय समाजों में, छोटे समुदायों में? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, बृहत्तर नगरों में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाला कारक कौन सा है? तो सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाला कारक कौन सा है दोस्तों? तो रूढ़िवादिता, निरक्षरता, निहित स्वार्थ, या तीनों होंगे, तो प्रयुक्त सभी सही होगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में समाहित है। तो सामाजिक परिवर्तन में समाहित क्या है? तो सामाजिक संरचना में परिवार, सामाजिक जो होता है सामाजिक परिवर्तन में, तो जो सामाजिक परिवर्तन में समाहित है दोस्तों, तो सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, सामाजिक प्रकारों में परिवर्तन, उपयुक्त में से सभी परिवर्तन। तो ये हमारे जो ऑप्शन नंबर डी है वही हमारा सही होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा सामाजिक प्रक्रिया परिवर्तन से संबंधित नहीं है। तो निश्चित भविष्यवाणी,
ये भी नहीं है। अगला क्वेश्चन सार्वभौमिक घटना, ये भी है। अनिवार्य घटन, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि उपयुक्त सभी हमारे जो घटनाएं हैं वह सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक कारक नहीं है? तो कौन है जो अवरोधक कारक नहीं है उसका? तो आर्थिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक जो प्रतिस्पर्धा है वही नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो व्यक्ति की प्रतिष्ठि में बदलाव नहीं लाता है वह कहलाता है क्षैतिज गतिशीलता। क्या कहलाता है दोस्तों? क्षैतिज गतिशीलता। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित अवधारणाओं में किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? तो किस अवधारणा का संबंध सीधा सामाजिक से है? तो संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस तथ्य के आसमान वितरण को सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं? तो यह सभी हमारे सही होंगे, जैसे प्रतिष्ठा, पुरस्कार, शक्ति। ये तीनों हमारे जो हैं वो असमान वितरण को सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है अस्थिरीकरण। तो क्वेश्चन कह रहा है अस्थिरीकरण मानव की मनोवृत्ति का निर्धारण करता है। यह किस समाजशास्त्री का है? तो ओल्सन का है। किसका है दोस्तों? ओल्सन का। अगला क्वेश्चन है, जागीर प्रथा में वर्ग पाए जाते हैं। तो जागीर प्रथा में वर्ग पाए जाते हैं सरदार में, पादरी में, सामान्य जन में। तो किस रूप में पाए जाते हैं दोस्तों? तो जागीर प्रथा में वर्ग ये सभी रूप में पाए जाते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, जागीर प्रथा के अंतर्गत भारतीय समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो जागीर प्रथा के अंतर्गत भारतीय समाज में कितने वर्गों में विभक्त था दोस्तों? तो 6 वर्गों में विभक्त था दोस्तों। कितने वर्गों में? 6 वर्गों में। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, औद्योगिक समाजों में अस्थिरीकरण का आधार है। तो औद्योगिक समाजों में अस्थिरीकरण का आधार है धन और शक्ति। क्या है दोस्तों? धन और शक्ति। ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थिरीकरण का परिणाम प्राणीशास्त्रीय आधार है। तो आपको बताना है दोस्तों, अस्थिरीकरण का प्राणशास्त्रीय आधार है तो आयु है। क्या है दोस्तों? आयु है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शक्ति की अस्थिरीकरण के आधार के रूप में प्रस्तुत किया है। शक्ति को अस्थिरीकरण के आधार के रूप में प्रस्तुत किया है तो किसने किया है? C.W. मिल्स ने। C.W. मिल्स ने। ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस सन से प्रारंभ हुआ है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ हुआ है दोस्तों? तो 1952 से ही प्रारंभ हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में किस सन में बनी? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में 1976 में बनी थी। किस में बनी थी दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या नीति? तो 1976 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की संशोधित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में सन 2001 तक जन्म दर की घटाकर किस समय सीमा तक लाना है? तो किसमें? तो 21 व्यक्ति प्रति हज़ार। 21 व्यक्ति प्रति हज़ार। ठीक है दोस्तों। ये कह रहा है कि भारत की जो संशोधित राष्ट्रीय जनसंख्या की नीति में सन 2001 तक जन्म दर को घटाकर किस समय सीमा तक लाना है? तो 21 व्यक्ति प्रति हज़ार। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि भारत में अनियंत्रित, जो भारत में अत्यधिक जनसंख्या बढ़ रही है उसका उत्तरदायी कारक क्या है? तो वो है आप जानते ही हैं, विवाह की अनिवार्यता। ठीक, ये तो है भाई, बाल विवाह हो जा रहा है, पुत्र प्राप्ति की अधिक महत्व, अथवा पुत्र के चक्कर में हम क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते जाते हैं और पुत्र की लालच में हम लोग जनसंख्या की वृद्धि करते जाते हैं और हमें पता नहीं होता है, जिससे जनसंख्या बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों। तो जो भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? उपयुक्त सभी। उपयुक्त जो सभी है यही हमारे क्या हैं? जनसंख्या के अनियंत्रित वृद्धि के उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, ठीक है, NS ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो NS ऑन प्रिंसिपल पुस्तक जो है वो पॉपुलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? माल्थस हैं। कौन है दोस्तों? माल्थस। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से जन्म, मरण और आंकड़ों के किन किन तथ्यों को सम्मिलित किया है? तो किन किन तथ्यों को सम्मिलित किया है दोस्तों? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब जन्म दर, स्वास्थ्य और औसत आयु, मृत्यु दर, ये सारे आंकड़ों को, तथ्यों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो उपयुक्त सभी हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बढ़ती जनसंख्या पर रोक हेतु नैसर्गिक व निरोधक प्रतिबंध की बात
किसने कही? तो बढ़ती जनसंख्या पर रोक हेतु नैसर्गिक व निरोधक की प्रतिबंध की बात किसने कही थी? तो माल्थस जी ने कहा था। माल्थस जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो किस क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है देशांतरण। तो यह तीनों हमारे सही हैं। तो किस क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? तो ये सभी हमारे क्या हैं? कारक हैं। ये सभी हमारे जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक बात और जो है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हमारे जो क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ रहा है कि उपयुक्त सभी, ये सभी, ऐसे करके जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपको उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रहा है, अगर उस ऑप्शन में ये सभी दिया है तो आप निश्चित होकर ही ये सभी पर टिक कर दें। आपका जो ये सभी आएगा वो सही क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ रहा है और उसमें दिया है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी वाले नंबर पे टिक कर दीजिए, वही आपका आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी लाभ मिल सके। और अब इसके बाद से हम देखते हैं तो हिंदी का वीडियो बना देंगे दोस्तों, और हिंदी का बना देंगे, और जिसके लिए आपको थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट होंगे। और बनाने में, वीडियो बनाने में टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है। तो दोस्तों आपको तो बस एक लाइक और सब्सक्राइब करना है, तो जितना हो सके दोस्तों से शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।